नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। एक बेहतर कल की उम्मीद में संघर्ष तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या ये ख्याल रखते हैं कि आने वाला कल गुजरे हुए कल का हिसाब चुकता करता है? साहब, मेरी बेटी कल रात से लापता है साहब। बैठिए, आराम से बैठिए पहले। साहब, कल रात से उसका फोन नहीं लग रहा। मैंने बहुत मिलाया, यहाँ वहां ढूंढा भी, लेकिन कहीं नहीं मिली साहब। उसकी फोटो है आपके पास? जी, पारुल नाम है इसका। ये मोबाइल फोन रखती है अपने पास? जी साहब। नंबर दीजिए। जी, 982468683। उसकी उम्र, रंग, कद सब कुछ लिखवाइए। उम्र 19 साल, रंग गोरा, कद 5.25 साढ़े 5 फुट होगा साहब। पहन क्या रखा था उसने? सलवार सूट ही पहनती है। पारुल के घर के आसपास पूछताछ करो, शायद कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगे। सर, इसे जानती हैं? साहब पारुल, पर ये राजेंद्र भाई की बेटी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है मतलब? साहब, राजेंद्र भाई पारुल को अपनी बेटी की तरह मानते थे, और कविता बोल रही थी कि पारुल राजेंद्र भाई के दोस्त की बेटी है। कविता? कौन है कविता? साहब, राजेंद्र भाई की बीवी। वो तो खुद 23-24 साल की है। उसकी बेटी पारुल कैसे हो सकती है? उसकी तो खुद की 6-7 साल की अपनी बेटी है। मम्मा के पास जाना है। आयुषी बेटा, मम्मा के पास ले चलो। अरे आयुषी बेटा, चुप चुप। मम्मा के पास ले मेरे चलो। बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा। मम्मा के पास ले चलो ना। हाँ, मम्मी आएंगे ना बेटा। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे ले चलो। हाँ बेटा, जाएंगे, मम्मा के पास जाएंगे। चलिए, आपने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ हाँ, लेके जा रहे हैं, आइए। मुझे मम्मा के पास हाँ हाँ, रो मत, लेके जाएंगे। यस यस। आयुषी भी मेरी बेटी है और पारुल भी। पारुल मेरी पहली बीवी से है और आयुषी दूसरी से। मेरी पहली बीवी का देहांत हो गया था, इसलिए पारुल को यहाँ ले आया। अभी है कहाँ तुम्हारी दूसरी बीवी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? कविता का रहना ना रहना एक बराबर है। वो घर में नहीं टिकती, कई कई दिनों तक तो घर वापस नहीं आती। क्यों? कहीं पर जॉब करती है क्या वो? पास में एक ब्यूटी पार्लर में, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है साहब। साहब, मोहल्ले वाले अपने घर के मर्दों को कविता के साए से भी बचा कर रखते थे। ऐसी औरत का क्या भरोसा, कब किसको फंसा ले। कल मैंने कविता को फोन करके बोला कि पारुल मिल नहीं रही है, वो घर आके आयुषी को संभाल ले ताकि मैं पारुल को ढूंढ सकूं, लेकिन उसने मेरा फोन काट दिया। नंबर दीजिए कविता का। 9824537537। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। उसका फोन तो स्विच ऑफ है। भाग गई होगी किसी के साथ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन से ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो? सर, आज कविता आई ही नहीं। कल आई थी? आई थी, लेकिन शाम को 6 बजे के आसपास आई थी। पारुल से आखिरी बार बात कब हुई है? कल शाम फोन पे करीब 4:30 बजे बात हुई थी। हाँ बिटिया, मेरी अपने दोस्त से बात हुई है। हाँ 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 हाँ, वो 2-4 दिन में तेरा किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देगा। ठीक है बाबा। कहाँ है तू? मैं आयुषी को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। हाँ, पारुल आयुषी को ट्यूशन के लिए छोड़ने आई थी, लेकिन उसको लेने के लिए नहीं आई। तो फिर लेने कौन आया था? कोई नहीं आया। फिर मैंने पारुल को फोन किया, पारुल का फोन बंद जा रहा था। तब मैंने कविता को फोन मिलाया, कविता ने मेरा फोन नहीं उठाया। रात को खुद आयुषी के पापा राजेंद्र जी उसको लेके गए। अच्छा, पारुल आयुषी घुल मिल गई थी, ये तो ठीक है, लेकिन आपने कविता से झूठ क्या बोला कि पारुल आपके दोस्त की बेटी है? कविता के लिए सब झूठ एक बराबर है। उसे ना मेरी फिक्र है ना आयुषी की। और वैसे भी सोचा कि पारुल शादी के लायक हो गई है, 1-2 साल में उसे विदाई करना है, तो कविता को सच बताकर घर की शांति क्यों भंग करूं? हो सकता है कविता को अब इस झूठ का पता चल गया हो। कल वो शाम 6 बजे के बाद आई, इसकी कोई खास वजह? सर, कल उसकी 2 बजे तक की छुट्टी थी, लेकिन शाम तक वो आई नहीं। लेकिन 6 बजे के आसपास वो आ गई, तो काफी अफरा तफरी में थी। सॉरी, लेट हो गए। 2 बजे का बोला था और 6 बजे आई है। आज पगार का दिन है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन कल से एकदम टाइम टू टाइम आ जाऊंगी। काम ठीक से करती नहीं है, लेकिन पगार का बराबर याद रहता है। जा अभी काम कर, छुट्टी के टाइम ही पगार मिलेगी। जा अभी, देख के रहिए। वो सोच रही थी पगार लेके निकल जाएगी, लेकिन मैंने उसे काम पे लगा दिया। उसका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं।
काफी देर के बाद उसने कॉल रिसीव की। फोन पे बात करने के बाद गिड़गिड़ाने लगी कि उसे घर जाना है। मैंने उसे पगार दी और वो चली गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के एरिया में सर्च करो। साहब हमारी बेटी पारुल नहीं है। हमारी बेटी मर नहीं सकती साहब। हम तो यही चाहेंगे कि पारुल सही सलामत हो। फिर भी आपका और डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देख लेते हैं। छिलके आइए, जाइए। चलिए। सर, बोरीवली रेलवे ट्रैक पे जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। हत्या गला घोंटकर की गई है। और सर, उस शाम 8 बजे कविता को गोरेगांव के एक पीछे से कॉल आया, लेकिन राजेंद्र का फोन उसने ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद 8:15 बजे उठाया। सर, राजेंद्र के इस बयान में भी सच्चाई है कि कविता अच्छे चरित्र की नहीं थी, क्योंकि उसको शहर के अलग अलग पीसीओ से अक्सर कॉल आते थे। सर, हो सकता है कि कविता नहीं चाहती थी कि राजेंद्र को उसके लवर्स का पता चले, इसलिए उसने अपने लवर्स से पीसीओ से कॉल करने के लिए बोला। लेकिन कामत, हमें जानना ही है कि कविता के अफेयर्स का पारुल के गायब होने से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन हो सकता है सर। पारुल ने आयुषु का शाम 4 बजे ट्यूशन छोड़ा, लेकिन लेने नहीं पहुंची। और फिर जब ट्यूटर ने कविता को फोन किया, लेकिन कविता ने फोन नहीं उठाया। और ठीक शाम 5:30 बजे जब पारुल का फोन ऑफ होता है, तब उसके फोन की लोकेशन उसके घर वाले एरिया की थी। और वहीं पे कविता 6 बजे तक ब्यूटी पार्लर नहीं पहुंचती है, लेकिन उससे पहले उसके फोन की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पे पारुल का फोन ऑफ होता है। राजेंद्र के घर जाओ फौरन। सर, बेटा पापा को काम पे जाना है ना? हा? आप उषा ताई के साथ जाओ और देखो उन्हें परेशान मत करना। मम्मा भी आएगी शाम को बेटा। चल बेटा। साहब, आप पारुल का कुछ पता चला? चाबी निकालिए। जी? चाबी दीजिए मेरे को। पूरा घर चेक करो, तुम उधर जाओ। कविता भले ही तेरा चरित्र थी, लेकिन उसका पारुल से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो तो पारुल के आने से खुश थी। वो कैसे? कविता एक नंबर की आलसी थी और पारुल ने आते ही घर का काम काज और रसोई सब संभाल लिया था। सर, कुछ नहीं मिला। सर, मैंने राजन का घर अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन किसी तरह के ब्लड स्टेन या मर्डर का कोई भी क्लू नहीं मिला। सर, मैंने राजन का घर अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन किसी तरह के ब्लड स्टेन या मर्डर का कोई भी क्लू नहीं मिला। पारुल और कविता का अचानक गायब हो जाना यह संदेह खड़ा कर रहा था कि शायद कविता पारुल की हत्या करके फरार हो गई है, और कविता के चरित्र से जुड़े खुलासे भी इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। लेकिन रेलवे ट्रैक के पास मिली डेड बॉडी का डीएनए पारुल के पिता के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। अगर वो बॉडी पारुल की नहीं है, तो पारुल के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक लापता हो गई? और ये कविता के गायब होने का क्या राज है? सर, पारुल के कॉल रिकॉर्ड्स में एक अंकित नाम के लड़के का भी नंबर है, और इन दोनों के बीच में अक्सर कॉल होते थे। सर, अंकित का ये नंबर बिहार का है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये नंबर मुंबई में एक्टिव है। ये देखिए सर। लेकिन सर, गौर करने वाली बात यह है कि पारुल का यह नंबर उसके पिता राजेंद्र के नाम पे तो रजिस्टर्ड है ही, लेकिन राजेंद्र के दिए गए नंबर के अलावा एक और नंबर पारुल के रिकॉर्ड में है, वो भी राजेंद्र के नाम पे रजिस्टर्ड है, और पारुल अक्सर इस नंबर पे भी कॉल करती थी। सर, पारुल का मोबाइल अजमेर में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था।
ये वही नंबर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अजमेर से पारुल के फोन से इसी नंबर पर कॉल हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कामत कि इस कॉल रिकॉर्ड में कविता और अंकित के फोन नंबर के अलावा 3 नंबर ऐसे हैं जो राजेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। एक वो नंबर जो पारुल यूज करती थी, जो अभी अजमेर में ऑन हुआ है। दूसरा राजेंद्र का अपना नंबर जो वो खुद इस्तेमाल करता है। और तीसरा वो नंबर जिस पर अभी अजमेर से कॉल हुआ। ये नंबर कौन इस्तेमाल करता है? सर, पारुल के पिता राजेंद्र जी आए। साहब, अभी पारुल का फोन आया था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आई। और जब हमने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद था। हमें पारुल की बहुत फिक्र हो रही है साहब। वो नंबर अजमेर में एक्टिव था, वहीं से कॉल हुआ। पारुल अजमेर क्यों जाएगी साहब? ये तो हमें आप बताइए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। समझ में तो हमें भी एक बात नहीं आ रही है। आपने हमें जो अपना नंबर दिया था वो अलग है, लेकिन अभी अजमेर से जो कॉल हुआ वो अलग नंबर पे कॉल हुआ। जी साहब, ये मेरा दूसरा नंबर है। अब दरअसल पारुल के पास मुंबई की आईडी नहीं थी। मैंने उसे अपनी आईडी से सिम खरीद कर दिया तो अपने लिए एक नया सिम ले लिया। क्यों? हम इलेक्ट्रिशियन है साहब। ये हमारे पुराने नंबर पर बराबर से नेटवर्क नहीं आता, इसलिए हमने ये नया नंबर लिया ताकि इस नंबर पर फोन ना लगे तो पार्टी दूसरे नंबर पर कॉल कर सके और काम हाथ से ना जाए साहब। ये अंकित कौन है? पारुल का मंगेतर है साहब। अंकित बहुत अच्छा लड़का है साहब। जब से पारुल गायब हुई है अंकित बहुत परेशान रहता है। अभी है कहाँ अंकित? मुंबई में ही है। देखिए, हम कह रहे हैं ना, आप चिंता मत ही कीजिए। हम अपने चाचा को फोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी पार्टी का अजमेर शाखा में कोई कनेक्शन निकालें और अपने किसी कार्यकर्ता को पारुल की तलाश में लगा देंगे। ठीक है? ठीक है। अच्छा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। कोई आया है? जी जी बिल्कुल, खैरियत। सर, पारुल की मां के गुजरने के बाद पारुल मुंबई आ गई, तो हमने सोचा कि हम भी मुंबई आ जाते हैं, कोई काम ढूंढेंगे यहाँ पर और पारुल से शादी भी कर लेंगे। अजमेर में ऐसा कोई है जिसे पारुल जानती हो? नहीं सर। तुम आखिरी बार कब मिले थे पारुल से? करीबन 1 हफ्ता हो गया सर। गेटवे ऑफ इंडिया चलोगे मेरे साथ? रात को बहुत खूबसूरत लगता है। नहीं, पापा ने कहा था कि रात होने से पहले घर आ जाना, और तुम हमें रात को घुमाना चाहते हो। हाँ, तो अपने पापा को फोन करके बोल दो, तो गैर थोड़ी ना है। वैसे भी हम तुमसे शादी करने वाले हैं। अच्छा, नौकरी ढूंढ लिए? नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगी जल्दी। तो ठीक है, तुम नौकरी ढूंढो, तब तक हम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे और उसके बाद शादी कर देंगे। तब तक मेल मुलाकात सब दिन में है। ठीक है, हम चलते हैं। पारुल की सौतेली माँ कविता के बारे में उसने कभी कुछ बताया तुम्हें? कभी कभी बात करती थी वो उनके बारे में। क्या बात करती थी? पारुल बेटा, पारुल। सर, अभी पारुल का फोन फिर से अजमेर में ऑन हुआ है, पर लोकेशन दूसरी थी और इस बार भी राजेंद्र के नए नंबर पर कॉल हुआ है सर। राजेंद्र को फोन लगा? हाँ साहब, उसका फोन आया था लेकिन उठाते ही कट गया। सर, मैंने अजमेर पुलिस को दूसरी लोकेशन के बारे में अपडेट कर दिया है, पर पारुल का फोन जिस लोकेशन पर पहले ऑन हुआ था वहां से कोई लीड नहीं मिला है सर। ये बात तो तय है कामत, ये फोन पारुल नहीं कोई और कर रहा है। सर, हो सकता है ये कविता हो। पता लगाओ कविता का अजमेर से क्या कनेक्शन है। वो वाकई में पारुल का मर्डर करके अपने किसी आशिक के साथ भागी है, यहाँ पर कहानी कुछ और है। सर, गोरेगांव के जिस पीसीओ से कविता को आखिरी बार कॉल हुआ था वहां आसपास में कोई सीसीटीवी नहीं है और किसने कॉल किया था उसका भी कोई क्लू नहीं मिला है सर। मुंबई के जिन जिन पीसीओ से कविता को फोन हुए थे हर जगह पूछताछ करो और कविता को जिन जिन लोगों के साथ देखा गया था सबका स्केच बनवाने की कोशिश करो। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि कविता का कोई दूसरा नंबर तो नहीं है। पारुल अजमेर गई या फिर सिर्फ पारुल के नंबर को अजमेर ट्रैवल करवाया गया। इस पहेली को समझने के लिए हमें कविता से जुड़े सभी लोगों का पता लगाना होगा। पारुल के फोन से किए गए ब्लैंक कॉल्स वाकई कविता द्वारा किए गए थे, ये पता लगा पाना फिलहाल मुश्किल था। कविता के कई अफेयर्स के बयान तो सामने आए थे, लेकिन वो अपने किस प्रेमी के साथ फरार थी ये पता लगाना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई एक प्रेमी नहीं था। लेकिन ये माना जा रहा था कि इन अपराधों में कविता के किसी न किसी लवर का भी हाथ हो सकता है, जिसका पता करने के लिए एक तरफ मुंबई पुलिस उन लोगों का पता लगा रही थी जिनका कविता से अफेयर हो सकता था, वहीं दूसरी तरफ अजमेर पुलिस भी इस केस से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने का प्रयास कर रही थी। सर, कविता के दूसरे किसी नंबर का तो पता नहीं चला, लेकिन ये उन आदमियों के फोटोग्राफ्स और स्केच है जिन्होंने कविता को पीछे से कॉल किया था।
और सर ये उस आदमी का स्केच जिसको पिछले दिनों कविता के साथ देखा गया। सर मैंने ये फोटोग्राफ्स और स्केच उस गोरेगांव वाले पीसी ओनर को दिखाया है जहां से कविता को आखिरी बार कॉल हुए थे, लेकिन पहचान नहीं हो पाई सर। कैसे भी करके इनकी पहचान करो। और हाँ, जिस दिन पारुल और कविता गायब हुए हैं उस दिन अजमेर रूट पे जाने वाली सभी ट्रेन का रिजर्वेशन डेटा निकलो। सर मुझे नहीं पता कविता अजमेर में है या मुंबई में। मेरे तो उससे बात हुए कई महीने हो चुके हैं। मान लेते हैं तुम्हें नहीं पता, लेकिन मोबाइल होते हुए भी कविता को पीसीओ से फोन क्यों करते थे? सर एक बार कविता के पति ने मुझे और कविता को मार्केट में देख लिया था, पर मार्केट में उसने मेरी पिटाई की। सर बहुत ही शक्की इंसान है वो। उसका पति शक्की है, तुम बड़े चरित्रवान हो। सर देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। वो हम केवल अच्छे दोस्त थे सर। तो तुम्हारी इस दोस्ती के बारे में तुम्हारी बीवी को पता है? ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सर। सर जिस रात पारुल लापता हुई उस रात 11:15 बजे जयपुर दुरंतो में कविता, उसकी बेटी आयुषी और किसी मनीष के नाम पे टिकट बुक थी। मनीष? वो कमीनी मनीष के साथ? इनमें से कौन है मनीष? ये वो कमीना दोस्त है हमारा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो हमारी पीठ पीछे हमारी बीवी के साथ अजमेर। पारुल, पारुल बेटा, पारुल। साहब हमारी पारुल को बचा लीजिए साहब, हमारी पारुल को बचा लीजिए, हमें बहुत फिक्र हो रही है उसके साथ। पारुल के लौट आने की उम्मीद उसके पिता ने अब तक जिंदा तो रखी थी, लेकिन अब यह उम्मीद दम तोड़ रही थी। पुलिस जब मनीष के घर पहुंची तो पारुल की हत्या का संदेह आखिरकार प्रमाण में बदल गया। बेटी हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुम्हें और तुम्हारी मां को छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। हमें एक मौका दे दो, हम तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएंगे। पारुल ने अपने पिता को उनकी भूल सुधारने का मौका तो दिया, लेकिन जिंदगी ने उससे जीने का मौका छीन लिया। पारुल की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने कविता और मनीष की तलाश तेज कर दी। सर पारुल के पिता ने जो मनीष का नंबर दिया था वो भी हत्या वाली रात से बंद है। अजमेर पुलिस से कहो कि मनीष और कविता की तलाश तेज करे। सर पुलिस अब अजमेर में कविता और मनीष तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी, लेकिन पारुल की हत्या क्यों और किन हालात में हुई? इस हत्या का मोटिव क्या था? क्या कविता को पता चल गया था कि पारुल राजेंद्र की पहली पत्नी की बेटी है? लेकिन अगर कविता को किसी के साथ भागना ही था तो उसे राजेंद्र और पारुल के रिश्ते से क्या फर्क पड़ता था? ऐसे कई और पहलू इस केस से जुड़े थे जिनके समीकरण जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। पारुल की डेड बॉडी मनीष के घर से मिली, तो क्या पारुल की हत्या मनीष के घर पे हुई? और अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कामत कि जो लड़की मुंबई में ज्यादा लोगों को जानती तक नहीं, वो अपनी सौतेली माँ के लवर के घर पे क्या करने गई, जबकि उसका फोन 5:30 बजे तक उसके घर वाले एरिया में एक्टिव था। सर ये भी कंफर्म है कि कविता शाम 6 बजे से 7 बजे तक ब्यूटी पार्लर में थी, और मनीष का घर गोरेगांव में, तो हो सकता है कि मनीष ने उस पीसीओ से शाम 7 बजे कविता को कॉल किया और कविता भी 7 बजे के बाद मनीष के घर पे गई हो। अब सवाल ये उठता है सर कि पारुल खुद मनीष के साथ उसके घर पे गई या कविता चालाकी से उसे अपने साथ वहां पर ले गई। ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो हैं, पर शाम 5:30 बजे पारुल का फोन मलाड में बंद होने का चक्कर भी समझना होगा सर। क्या पारुल का मर्डर कविता को उस पीसीओ से फोन आने से पहले हुआ या कविता के ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद? सवाल यह भी उठता है कामत कि अगर उस दिन अजमेर की ट्रेन में मनीष, कविता और आयुषी तीनों के टिकट बुक थे, तो फिर ये दोनों आयुषी को अपने साथ लेके क्यों नहीं गए? आयुषी अजमेर क्यों नहीं गई और पारुल मनीष के घर कैसे पहुंची? ये समझने के लिए हमें पारुल और कविता की इक्वेशन को समझना होगा। सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं, आयुषी से भी पूछताछ करनी पड़ेगी।
बेटा आपको पारुल दीदी अच्छी लगती थी? और आपकी मम्मा? अंकल कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पारुल दीदी और आपकी मम्मा दोनों फ्रेंड्स थे? ये इतना डरी हुई क्यों है? जब से पारुल लापता हुई और इसकी मां तभी से सब लोग ऐसा। सर मुझे नहीं पता ये कविता की स्टेप डॉटर थी। हाँ लेकिन एक दो बार इससे मैंने कविता का पीछा करते हुए देखा था। सर, कविता के ब्यूटी पार्लर के कलीग, आयुषी के ट्यूशन टीचर और कुछ पड़ोसियों ने बताया कि पिछले दिनों पारुल को कविता की जासूसी करते हुए देखा गया। सर, उनके बयानों से तो लगता है कि पारुल कविता की जासूसी कर रही थी और शायद कविता का पीछा करते करते वो उस रात मनीष के घर पे पहुंची। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पारुल कविता के अफेयर्स का फायदा उठा के कविता या उसके लवर्स को ब्लैकमेल कर रही हो? लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कामत कि पारुल ये सब कर क्यों रही थी, या फिर उससे ये सब कोई करवा रहा था? साहब हमने पारुल से बोला था कि कविता पर नजर रखे और पता लगाए कि उसका किस किस के साथ चक्कर। उसके चक्कर के बारे में पता लगा कि क्या करने वाले थे? तलाक देना चाहते थे। तलाक तो वैसे भी दिया जा सकता है, उसके लिए जासूसी करवाने की क्या जरूरत थी? हम नहीं चाहते थे कि कोर्ट उस त्रिया चरित्र को मां समझकर हमारी आयुषी उसे सौंप दे। हम अपनी पारुल और आयुषी का पालन पोषण खुद करना चाहते थे, इसलिए उसके खिलाफ सबूत जुटाकर तलाक देने की सोची। क्या क्या सबूत जुटाए? कोई सबूत। पारुल की हत्या से कुछ दिन पहले ये बेवकूफ ख्याल हमारे दिमाग में आया। हम तो पछता रहे हैं कि अपने बच्चे को उस बहन की जासूसी में लगाया। खा गई हमारी बच्ची को, खा गई। पारुल के पिता ने भले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी, लेकिन उनका यह बयान इस बात की पुष्टि कर रहा था कि पारुल कविता की जासूसी कर रही थी, और ये इस केस में एक चौंकाने वाला एंगल था। और ये एंगल इस केस को एक ऐसे टेंजेंट पर ले जाने वाला था जिसमें छल, कपट, झूठ, फरेब, नफरत, इंसानी जज्बात का हर वो नेगेटिव इमोशन था कि जिसका रंग अगर किसी पर चढ़ जाए तो रिश्ते क्या, इंसानियत की हदें भी लांघ दी जाती हैं। कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा भी काफी होता है, लेकिन जो खुद अपनी नाव में छेद करे उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सर, अजमेर पुलिस ने मनीष को अजमेर के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके साथ कविता नहीं थी। लेट्स गो। सर, कविता कहाँ है मुझे नहीं पता। वो मेरे साथ अजमेर नहीं आएंगे। तू क्या सोचता है, कविता को बचा के मर्डर चार्ज से बच जाएगा? सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। पारुल की बॉडी तेरे घर से मिली है, उसका फोन भी तेरे पास से मिला है। सर, ये फोन कविता ने मुझे दिया था, उसी ने मारा होगा पारुल को। सर, उसकी साजिश है मुझे फंसाने की। सर, मेरे घर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। घर तो उसने कईयों के उजाड़े हैं, तूने उसमें ऐसा क्या देखा जो तेरे घर की चाबी उसने अपने पल्लू में बांध ली? सर, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और राजेंद्र एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन। मेरे उठाए हुए टेपो पे मेरे अंडर काम करता था। मुझे हैरानी होती थी सर कि उसकी वाइफ उससे 18 साल छोटी है, लेकिन सर मैंने कभी उस पर कोई चांस नहीं मारा। सर, शुरुआत उसने की थी। राजेंद्र से क्या कर रहे हो? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन आप अंदर आइए ना। नहीं, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आइए तो प्लीज आइए। कुछ सूरती में ऐसा बहका कि को संभाल नहीं पाया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। तब उसने बताया कि राजेंद्र उसे मारता था, उस पर शक करता था। कुछ दिन पहले मुझे अजमेर से जॉब ऑफर हुई तो। मनीष देखो ना, कितना छोटा सा गंदा सा घर है। मुझे नहीं रहना इस घर में, तो मुझे अपने साथ अजमेर ले चलो ना प्लीज। लेकिन राजेंद्र क्या? मुझे नहीं रहना उस खड़ूस के साथ।
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सच? हमारे अजमेर जाने का प्लान तो अगले महीने का था, लेकिन उस दिन अचानक उसका कॉल आया। हाँ बोलो। मनीष, हमें आज रात ही अजमेर जाना होगा। आज रात? सवाल मत करो और जल्दी से पैकिंग करके मुझे फोन करो, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैंने पैकिंग की और उसे कॉल किया, वो घर आके बोली कि मनीष तुम जाओ, मैं तुम्हें अजमेर में मिलूंगी। लेकिन तुम तो। सवाल मत करो, राजेंद्र को पता लग गया है कि हम दोनों भाग रहे हैं। पता लग गया मतलब? कैसे पता लग गया? राजेंद्र ने अपनी बेटी पारुल को हमारी जासूसी में लगा रखा है। उसके फोन में हमारी फोटोज भी हैं। वो यहीं आ रहा है, तुम प्लीज जल्दी से निकलो। और तुम कैसे आओगी? उसने आयुषी को कहीं छुपा दिया है। मैं कैसे भी करके आयुषी को लेकर अजमेर पहुंच जाऊंगी, लेकिन तुम जाओ, वो यहीं आ रहा है। अगर तुम दोनों का सामना हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, ये फोन मुझे दे दो, वो मेरी फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? अरे पारुल का मोबाइल दिया ना मैंने तुम्हें, लेकिन अभी ऑन मत करना, अजमेर पहुंचकर ही फोन करना। और मैं तुम्हें ये एक नंबर दे रही हूँ, इस वाले नंबर पे कॉल करना, लेकिन मेरे फोन पे बिल्कुल कॉल मत करना। ये नंबर किसका? ये मेरा नया नंबर है। इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोला था सर। फोन दीजिए। सर ये तो वही नंबर है। तो कविता ने तुझे कहा कि ये उसका नया नंबर है। तेरा फोन उसने लिया और उसने तुझे ये पारुल का फोन थमा दिया। यस सर। लेकिन इस फोन में तो कोई फोटो नहीं है। सर कविता ने डिलीट कर दिया, मैंने तो देखे तक नहीं। अजमेर आने के बाद फोन ऑन किया और अपने नंबर पे कॉल किया तो फोन बंद था। फिर कविता के नए नंबर पे कॉल किया तो राजेंद्र ने फोन उठाया। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो भी राजेंद्र नहीं उठाया। तो उसके बाद से मैंने फोन बंद ही कर दिया था। पीसीओ से कई बार अपने नंबर पे और कविता के पुराने नंबर पे कॉल किया तो दोनों नंबर बंद थे सर। अगर कविता तेरे साथ नहीं आई तो फिर टिकट आयुषी, कविता और तेरे नाम पे बुक क्यों किया था? सर टिकट तो मैंने तभी बुक करा ली थी जब कविता ने अजमेर भागने की बात कही थी, लेकिन सर उस टिकट पे मैं अकेले ही अजमेर आया, ना मेरे साथ कविता थी ना आयुषी थी। उषा बहन, अच्छा हुआ आप मिल गई। आयुषी को अपने पास रख लेंगी, मुझे किसी काम से जाना है। क्यों? आया कहाँ गई? मैंने उसे निकाल दिया। मैं इसे जल्दी आकर ले जाऊंगा। अच्छा बेटा। सर जिस ट्रेन से मनीष अजमेर गया था उस ट्रेन के टीटी से बात हुई। उस टिकट पर मनीष अकेला अजमेर गया था और अजमेर के गेस्ट हाउस में भी वो अकेला रुका था। ना तो वहां कविता को देखा गया और ना ही अजमेर में कहीं भी कविता के देखे जाने का क्लू मिला है सर। सर अगर मनीष सच बोल रहा है तो उसके बयान से यह क्लू मिलता है कि कविता को पता चल चुका था कि पारुल राजेंद्र की पहली बीवी की बेटी थी। राजेंद्र ने अपनी बेटी पारुल को हमारी जासूसी में लगा रखा है। और राजेंद्र ने भी बताया था कि वो पारुल से कविता की जासूसी करवाता था। कविता का मोबाइल पारुल के हाथ लगा तो हो सकता है कि कविता के हाथों पारुल का मर्डर हो गया हो। और सवाल ये उठता है कामत कि क्या कविता ने मनीष को अजमेर सिर्फ इसलिए भगाया क्योंकि वो पारुल की लाश को उसके घर में ठिकाना लगाना चाहती थी? अगर ऐसा है तो ये काम अकेली औरत के बस का नहीं लगता। सर हो सकता है उसका साथ उसके किसी आशिक ने दिया हो और मनीष को फंसा कर वहां से उसके साथ निकल गई हो। यह भी हो सकता है कि कविता कहीं भागी ना हो, बल्कि पारुल की हत्या के बाद वो राजेंद्र के बदले की शिकार बन गई हो। कामत, बड़ी बड़ी पुलिस से पता करो, जिस लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पे मिली थी उसकी पहचान हुई? सर पारुल के पिता के बारे में कुछ बातें पता चली है।
सर वो औरत वही है जिसे पारुल के पिता ने आयुषी की आया बना के रखा था। राजेंद्र ने इस औरत को बोरीवली के एक लॉज के बाहर से रिसीव किया था और कुर्ला स्टेशन से बिहार की ट्रेन में बिठा दिया। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया कि वो लाश राजेंद्र की दूसरी बीवी कविता की ही थी। साहब, हमने कविता को नहीं मारा। हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं साहब। कैसे यकीन करें तेरी पहली बीवी मर चुकी है ना किशोरी? जीते जी तूने अपनी पहली बीवी को स्वर्गवासी बताया और तूने हमसे एक नहीं कई झूठ बोले हैं। तूने हमसे यह भी छुपाया कि कविता तेरी साली थी। कविता जैसी भी थी हमें पता चल गया है, लेकिन यह भी सच है कि 8 साल पहले तो अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर कविता को मुंबई भगा के लाया था। वो हमारी जिंदगी की ऐसी गलती थी जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि कविता ने गांव से मुंबई आने के लिए हमारा सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। वो मुंबई हमारी बीवी बनकर तो आ गई, लेकिन मुंबई की चकाचौंध के सामने उसे हमारी हैसियत बहुत छोटी लगी और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए न जाने कहां मुंह मारने लगी। अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी से बात की ना तो साले मार दूंगा तुझे। हमें ये एहसास होने लगा था कि वो सुधरेगी नहीं, लेकिन गलती सिर्फ कविता की नहीं थी। हमने भी 8 साल पहले ये गलती की थी और हमें भी अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगा था। बेटा, हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर अपने दुनिया में मस्त हो गए। हमें एक मौका दे दो, हम तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएंगे। बच्चे को मत फुसला, समझे ना? पहले उस कुलच्छनी को अपनी जिंदगी से दूर फेंको, फिर हम समझेंगे कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है। हम उसे छोड़ देंगे सरला, लेकिन हम आयुषी को अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर तुझे आयुषी की इतनी फिक्र होती तो अपने अपराधों पर पर्दा नहीं डालता। पारुल की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है, क्योंकि तू उससे कविता की जासूसी करवाता था। तू ये भी जानता था कि कविता और मनीष भागकर अजमेर जाने वाले हैं। तूने ही आयुषी को नजरबंद करके रखा था। इसकी वजह से कविता के हाथों पारुल का मर्डर हुआ और इतना कुछ होने के बावजूद तू हमारे पास नहीं आया, कविता की जान के पीछे पड़ गया। तेरा बस चलता तो मनीष को भी मार देता। नहीं साहब, नहीं। तूने उसे मारा नहीं, लेकिन पारुल की लाश को उसके घर में ठिकाने लगाया। नहीं साहब, उस दिन तो हमने पारुल की शक्ल तक नहीं देखी थी। हमें तो यह भी नहीं पता था कि मनीष और कविता के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। फिर हमें कैसे पता होता कि वो भागकर अजमेर जाने वाले हैं? अब तू ये कहेगा कि तूने कविता को भी नहीं मारा? उसे हमने मारा है, इन्होंने नहीं। और अगर हमारा बस चलता तो उस कलमुही को 8 साल पहले ही मार देते। फोन नहीं उठा रही है। अगर मेरी पारुल को कुछ हुआ ना तो देख लेना मैं तुमको क्या करती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, शांति रख, मिलाता हूँ। हेलो, हम बिजी हैं अभी। पारुल कहाँ है? हमें क्या पता। झूठ मत बोल। ए कविता, बता पारुल कहाँ है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कौन बोल रहा है? ज्यादा नाटक मत कर, समझी ना? तू अच्छे से जानती है कौन बोल रहा है। दीदी, ज्यादा दीदी दीदी मत कर। अगर 1 घंटे में हमारी पारुल नहीं आई ना तो देख लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, तू सो जा। मुझे मम्मा के पास जाना, ले चलो ना। मम्मा के पास ले जाएंगे। मैं तुम्हारी मम्मा को यहीं लेकर आऊंगा। सो जा मेरा अच्छा बच्चा, सो जा। कहाँ है मेरी बेटी आयुषी? पहले बता मेरी बेटी पारुल कहाँ है? अरे हमने कहा ना हमें नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? तुझे पता मेरी बेटी पारुल कहाँ है? हमें नहीं पता। कविता, सच बता दे। झूठ तो आप लोगों ने हमसे बोला है। आखिर ले आए ना दीदी और पारुल को यहाँ पर। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने। अरे ऐसे कैसे जाएगी? पहले बता मेरी बेटी पारुल कहाँ है? तेरी बेटी को जिंदा काट दूंगी। नहीं पता मुझे। ऐसे कैसे नहीं पता? पता चली मेरी बेटी को। मुझसे मेरा पति जीने की सरला पिछले 8 सालों से हमारी गलतियों का बोझ ढो रही है। अपनी गलतियों की सजा उसे कैसे भुगतने देते साहब। लेकिन हमें तो तब तक ये भी नहीं पता था कि हमारी पारुल जिंदा है भी या नहीं। हमने आपसे अब तक बहुत सारे झूठ बोले, इस बार सच बोले। आप यकीन कीजिए साहब, सच बोले।
सर अगर राजेंद्र सच बोल रहा है तो क्या मनीष ने हमसे झूठ बोला या कविता ने मनीष से झूठ बोला? झूठ तो हमसे अंकित ने भी बोला था। सर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पारुल के पापा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे कि उनके मुंह से झूठ निकल गया। लेकिन सर मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि पारुल की मम्मी ने पारुल की छोटी मम्मी का मर्डर कर दिया है। पारुल कविता की जासूसी करती थी। इस बारे में पारुल ने कभी कुछ बताया नहीं? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ। तू उसका मंगेतर था, अक्सर उससे मिलता रहता था, कभी कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया? नहीं सर, मैंने पारुल को कभी उसकी छोटी मम्मी कविता की जासूसी करते हुए नहीं देखा। पर हाँ, एक बार हम कैफे में थे और वहां पर हमने कविता को देखा था एक आदमी के साथ, और सर वो आदमी उसे पैसे भी दे रहा था। कौन आदमी? मुझे नहीं पता सर, मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा। इनमें से था कोई? हाँ, शायद से ये आदमी था सर। ये सब पारुल के पिता ने बताया था कि पारुल कविता की जासूसी तो करती थी, लेकिन उसने कभी कविता के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं दिए। और सर जैसा कि अंकित ने अभी भी बताया कि कोई आदमी कविता को पैसे दे रहा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता ने पारुल को अपने साथ मिलाकर अपने लवर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? मैं सच कह रहा हूं सर, मैं सच कह रहा हूं सर मुझे किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया सर मैं आज तक पारुल से मिला ही नहीं, तो उसका मर्डर कैसे करूंगा सर? शिरके, सर मैं सच कह रहा हूं सर। अंकित के बयान ने पुलिस के सामने जो एंगल रखा, उसकी पुष्टि के लिए पुलिस अब कविता से जुड़े उन सभी आदमियों से पूछताछ करने लगी जिनके साथ कविता का अफेयर था, और जल्द ही इस राज से पर्दा उठ गया। सर कविता जिस ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी वहां के लैंडलाइन नंबर से अंकित को एक बार कॉल हुआ था, और हत्या वाली रात अंकित ने अपने डेबिट कार्ड से बैग शॉप से एक बड़ा बैग खरीदा था। मतलब उसकी शान पट्टी उसी में भारी पड़ गई। नहीं, अब बोलेगा या तोड़े? बोलता हूँ साहब। अरे पारुल, तुम यहाँ? दोस्त है तुम्हारा? मुझे नहीं मिलवाओगी? पारुल ने कविता से झूठ बोला था कि मेरी और पारुल की मुलाकात मुंबई में हुई थी। सर पारुल क्या उसकी जासूसी करती? वो खुद 2 कदम आगे थी। कविता खुद पारुल की जासूसी कर रही थी। नौकरी ढूंढ ली है? यार नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगी जल्दी। अच्छा ठीक है, तुम नौकरी ढूंढो, तब तक हम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे और उसके बाद शादी कर देंगे। तब तक मेल मुलाकात से दिन, ठीक है? अच्छा। हम चलते हैं। ठीक है। लगता है काफी पुराना है याराना तुम्हारा। नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अरे तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? वैसे मैं गेटवे ऑफ इंडिया जाने का सोच रही थी। तुम अगर चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। सही में? तुम चलो ना, इतना सोचने वाली क्या बात है? ऑटो ऑटो। सर पता नहीं उस औरत में ऐसा क्या जादू था। उससे 2 मुलाकात के बाद ही मैं पारुल को भूल गया, और उससे राज भी नहीं छुपा पाया कि पारुल के पापा उसे छोड़कर पारुल और पारुल की मम्मी को घर लेके आ रहे हैं। मेरा और कविता का रिश्ता भी पारुल की नजरों से नहीं बच सका। कोई आया है, एक सेकंड। आखिर तूने दिखा दिया ना कि हर मर्द एक जैसा होता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कभी पारुल, पारुल उठना। डरो मत, जैसा कह रही हूँ वैसा करो, ना तुम फंसोगे और ना हम। हम मनीष को घर से निकालते हैं, तब तक तुम सारी तैयारी करके रखो और हमें मनीष के घर के बाहर मिलो।
तुम जाओ, मैं तुम्हें अजमेर में मिलूंगी। तुम तो सवाल मत करो, राजेंद्र को पता लग गया है कि हम दोनों भाग रहे हैं। सलाखों के पीछे होते हैं, उन्हें जिंदगी भले ही नसीब हो जाए, पर उनका पश्चाताप किसी श्राप से कम नहीं होता। और अपराध की गाज जब बेकसूरों पर गिरती है तो किसी की सांत्वना भी उस मासूम को दिलासा नहीं दे सकती। यूं तो हम सबको एक ही जिंदगी मिलती है, लेकिन इस एक जिंदगी में हम कई जिंदगियां जीने की सोचते हैं। एक सपना पूरा होता है तो दूसरे सपने में जीने लगते हैं। एक रिश्ते से मन भर जाता है तो दूसरा रिश्ता जोड़ने की सोचते हैं। माना कि जिंदगी हर रोज नए बदलाव लाती है, लेकिन अगर हमारा आज सच्चा नहीं है तो आने वाला कल कभी बेहतर नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। हैप्पी बर्थडे टू माय प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू रिया। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। आंख, नाक, ओठ, स्माइल सब मेरे जैसा ही है, और होगा भी क्यों नहीं। आखिर तुम मुझसे ही तो बनी है। मम्मा को नहीं खिलाओगी? खिलाओ। गुड गर्ल। गुड गर्ल। हमने हर जगह नाकाबंदी कर दी है। अगर किडनैपर कहीं से भी भागने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाएगा। हमारी टीम किडनैपर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। चुप हो जाए। ऋषभ आ जाएगा, मिल जाएगा ऋषभ। आप लोगों को किसी पे शक है जो आपके बच्चे को अगवा कर सके? नहीं है कोई नहीं। देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए हुई है तो किडनैपर पैसे मांगने के लिए आपको जरूर फोन करेगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी फोन आता है तो आप हमें तुरंत बताएं। देखिए मैडम, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मुश्किल से घर के खर्चे चल पाते। ये पैसे कहाँ होते हैं हमारे पास कि हम पैसे दें उसको। मिस्टर नाइक, आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी है या फिर कोई झगड़ा हुआ है जो बदले की भावना में आपके बच्चे को अगवा कर सके? किसी के साथ कहीं भी कोई अनबन नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मिसेस नाइक के हिसाब से किसी औरत ने आपके बच्चे को अगवा किया, तो हो सकता है गुस्से, चिड़िया, बदले की भावना में हुई हो, और शायद आप उस औरत को जानते नहीं हो। मैडम, कमला हमारी काम वाली बाई, उसी ने मेरे बेटे को किडनैप किया है। काम वाली बाई ये सब क्यों करेगी? उसने मुझे पहले कई बार बताया। लड़का नहीं है मेरे को, 3 लड़कियां पैदा की है मैंने, इसलिए मेरे सास और पति हमेशा सुनाते रहते हैं मुझे। आपके जैसे थोड़े ना मेरा नसीब जो पहली बार में लड़का हो जाए। चुपचाप ना अपना काम कर। इतना क्यों गुस्सा कर रही हो दीदी? मैं थोड़ी ना आपके बेटे को उठा ले जाने वाली हूँ।
तो आपके कहने का मतलब है कि कमला ने जेलसी में आकर आपके बच्चे को किडनैप किया क्योंकि उसे बेटा चाहिए था? ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं। अगर फिरौती के पैसों को लेकर कोई भी फोन आता है तो आप हमें बताएं। हम ऑलरेडी आपके फोन ट्रेस कर रहे हैं ताकि किडनैपर की लोकेशन पता चल सके। सुनिए, ये संदीप के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता करो। हो सकता है ब्लैक का पैसा दबा के बैठा है और हमें झूठ बोल रहा है। अगर ये किडनैपिंग पैसे के लिए हुई है तो किडनैपर इसका आगा पीछा तो जरूर जानता होगा, वरना ऋषभ को टारगेट नहीं बनाता। मैडम, अक्सर ऐसे देखा गया है कि फैमिली अपने अमीर होने का दिखावा करती है और इसी दिखावे के गलत फहमी में किडनैपर उनके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये कमला के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं और संदीप के आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं। शायद किसी ने उस औरत को देखा हो। जब 1 बजे बच्चा गायब हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब हम पार्किंग में थे। वो गेस्ट लोगों की पार्किंग में कोई गलत गाड़ी लगा रहा था तो हम उसको समझा रहे थे। कौन था वो? रिकॉर्ड दिखाओ। साहब इतना माथा पच्ची किया कि हम रजिस्टर में एंट्री करवाना भूल गए साहब। एक काम करो, सोसाइटी में जितने भी काम करने वाली आती है, यानी सफाई वाली, खाना बनाने वाली, बर्तन मांजने वाली, सबके रिकॉर्ड निकालो और सबके नंबर दे दो मुझे। और सोसाइटी में जितने भी विजिटर आते हैं सबकी एंट्री करना मत भूलना, समझे? ये कमला कहाँ रहती है? कमला, मैडम ये रेणु दीदी तो कुछ भी बोलती है मैडम। मैं काय को उसका बेटा उठाएगी? उसका बेटा उठाने से थोड़ी ना मेरे को मेरा बेटा मिल जाने वाला है। और वैसे भी मैडम 1 बजे मैं बाजू वाली बिल्डिंग में काम कर रही थी। ये तुम्हारी 3 बेटियों के अलावा यहाँ कौन रहता है? और मेरे पति और मेरी सास। नहीं, आता नहीं है घरी। मेरी सास बीमार है, मेरे पति उनको अस्पताल में लेके गए। 2-3 दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन के पैसे जमा हो गए? हाँ, हो गया है। Happy birthday to you. There is one more surprise for my princess. This is your birthday gift. Lo. Good girl. Bad manners. मैंने तुम्हें गिफ्ट दी और तुमने मुझे थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? हाँ? सिर्फ थैंक यू? बाबा। That's like my good girl. रेनू, रिलैक्स। कैसे? सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाए? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। भाई का फोन है। ऋषभ के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। हाय, बोल। ये संदीप नाइक का सलून यही है? यस मैम। आपका नाम क्या है? साइली। आप यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? 3 साल से। ये संदीप नाइक का सलून में किसी के साथ या फिर कहीं आजू बाजू कोई झगड़ा था? किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी? जी नहीं मैम। ये साइली, उस एक्टर के साथ जो पंगा हुआ था वो बोलना। हाँ मैम, अभी 1 हफ्ते पहले कस्टमर के साथ सबका बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। ये क्या हुआ मेरे फेस को? ये जल कैसे गया? क्या किया तुमने? सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची, दांत तोड़ दूंगी। प्लीज काम डाउन मैम। क्या किया इसने? मेरा फेस जला दिया। आई एम सॉरी मैम, प्लीज बी पेशेंस। आप शांत हो जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रिया, 1 मिनट, तुम्हारे स्टाफ में से मुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, प्लीज। 2 दिन में तुम्हारा सलून बंद करवाऊंगी। जाओ बंद करो।
मैं भी देखता हूँ क्या करती है आप। इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। देख लेना, बहुत पछताओगे। तो उसने उस क्लाइंट को कुछ कंपनसेशन दिया था? मैम कंपनसेशन तो तब देते ना जब वो लेती। उल्टा वो तो झगड़ रही थी, बोल रही थी जैसे हमने उनका एक्टिंग करियर बर्बाद किया है वैसे ही वो संदीप सर का करियर बर्बाद कर देंगी। और वैसे भी मैम सर के पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों ये सैलून अच्छा नहीं चल रहा है क्या? कुछ खास नहीं चल रहा है। सुरभि, अगर ये सैलून ठीक से नहीं चल रहा है तो ये एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से देता है? नहीं मैम, अभी तक किसी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैडम, सरिता का एड्रेस और नंबर मिल गया। चलो। सारिका, अगर बदला ही लेना होता मैम तो मैं उसे जान से मार डालती। उसके बच्चे को किडनैप करके क्या करूंगी मैं मुंबई आई थी हीरोइन बनने के लिए, लेकिन इस चेहरे के साथ कौन मुझे हीरोइन बनाएगा बताइए आप। वैसे आज दोपहर को 1 बजे कहाँ थी आप? आज 1 बजे घर पे ही थी, और वैसे भी ऐसी जली हुई शक्ल को लेके कहाँ जा सकती हूँ। बाय द वे, अभी कहाँ जा रही थी आप? अभी कुछ घर का सामान लाने के लिए ग्रोसरी स्टोर जा रही थी। मैडम, ये एक्ट्रेस तो अपने प्रॉब्लम में फंसी हुई है, ऊपर से उसका हीरोइन बनने का सपना टूट गया। मैडम, मुझे लगता है ये सच बोल रही है, शायद उसने किडनैपिंग नहीं की। सुरभि, याद रखो वो एक एक्ट्रेस है, अच्छी तरह जानती है कब कहाँ और कैसे आंसू बहाने हैं। और उसका एक्ट्रेस बनने का सपना टूटना ही तो संदीप से बदला लेने का मोटिव हो सकता है। एक काम करो, ये सारिका के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके मैडम। हाँ ठीक है, कल सुबह तक इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मैडम, कमला के और सारिका के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कमला के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम कमला के ऊपर शक कर सके। जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त कमला के मोबाइल का लोकेशन मिसेस भार्गव के घर के आसपास का ही आ रहा है। और सारिका? मैडम, सारिका ने हमसे झूठ कहा कि किडनैपिंग के वक्त वो घर पर थी, क्योंकि उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके मोबाइल का लोकेशन जुहू का दिखाई दे रहा है। जुहू? हाँ मैडम, और ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से लगभग हर रोज उसने संदीप को कॉल भी किया है। पिछले 2 हफ्तों से सारिका तुझे लगातार फोन कर रही है, क्यों? मैडम गाली देने के लिए। वो जब भी दारू पी होती थी ना, मुझे फोन करके गाली देती थी कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मुझे छोड़ेगी नहीं। तो जब हमने पूछा था तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो बोला क्यों नहीं? झूठ क्यों बोला? मैडम, ऐसी छोटी मोटी बातें सैलून में होती रहती है, और फिर मुझे लगा कि एक एक्ट्रेस ऐसे क्यों करेगी। उसका करियर बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से, और तुम्हें लगता है वो कुछ करेगी नहीं। वो कुछ भी कर सकती है। अब घर जाओ और दिमाग पर जोर डालकर सोचो जरा, ऐसे कितने छोटे मोटे झगड़े और दुश्मनी है तुम्हारी। जाओ। जी मैडम, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि यह हमसे झूठ क्यों बोला। ये भी समझ में आ जाएगा सुरभि। तुम्हें सारिका पे नजर रखो, अगर उसका इससे कुछ लेना देना है तो वही हमें किडनैपर तक पहुंचाएगी। ओके मैडम। और हाँ, ये संदीप के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल बिहेवियर के आड़ में छिपा रहा है हमसे। Princess? Good girl. मैडम, हमने संदीप के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। उसमें एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर संदीप ने काफी बार फोन किया है, यहाँ तक कि रात के 2 बजे तक। किसका नंबर है ये? मैडम, ये नंबर किसी जीवन वोरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने उसका एड्रेस भी निकाला है। सुरभि,
ये संदीप जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा हमारे ऋषभ। आप लोग, ऋषभ मिल गया क्या? नहीं, मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। फिलहाल आपसे पूछताछ करनी है। मिस्टर नाइक, हमें बताइए ये जीनल बोरा के साथ आपका क्या रिश्ता है? जी, वो मेरी क्लाइंट है सलून में। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। क्या आपने हर क्लाइंट के साथ रात को 1 बजे तक बात करते हो क्या? क्या ये जीनल बोरा स्पेशल है तुम्हारे लिए? हाँ? वो मैं मतलब ये जी में वो सब बंद करो और सच बताओ, कौन है वो? जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मतलब क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो ये तुम? देखो, अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ तोड़ चुका हूँ। थी ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? देखो, वो थी मेरी गर्लफ्रेंड। अभी तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। आप थोड़ा शांत रहेंगी? समझा करो, अभी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाला था। मैं कहीं तुम्हारे तुम्हारे लिए रेनू, तिकडे गपचूप बस आणि आमच्या प्रश्नांची उत्तर दे। सर, चल बोल अभी, अफेयर क्यों तोड़ा? मैडम, मुझे समझ में आ गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने खुद को उससे अलग कर लिया। मैं कभी उससे मिला नहीं बाद में, ना उसको फोन किया ना कभी मिला उसको। मैंने बात की अखिल की जैसा। मैडम, ये संदीप अभी भी झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है हम अपने तरीके से इसे झटका देते हैं तो शायद सब कुछ सच उगल दे। सुरभि, हम ये तहकीकात ऋषभ के लिए कर रहे हैं, ना कि संदीप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। अगर सख्ती बरतते तो ये बात किडनैपर तक पहुंचेगी और किडनैपर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है जीनल आज भी संदीप से प्यार करती हो और ऋषभ उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है ये बीवी को छोड़ सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता हो सकता है। मैडम, मुझे लगता है हमें जीनल को उठा लेना चाहिए क्योंकि उसके पास एक किडनैपिंग का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। एक काम करो, ये जीनल पर नजर रखने के लिए अपने कांस्टेबल लगा दो। जीनल या सारिका, दोनों में से एक हमें किडनैपर या बच्चे तक पहुंचा सकती है। मुझे बताओ, ये खाना आपके लिए कौन लेके आया है? मम्मा। गुड गर्ल, ये लो, खाओ। आपको पता है ना मैं नॉनवेज नहीं खाती, फिर भी आप हमेशा यही खिलाती हो। क्योंकि मामा को नॉनवेज बहुत पसंद है। आखिर तुम मेरा अंश हो, मेरा हिस्सा हो, इसलिए तुम भी वही खाओगी जो मम्मा को पसंद है ना? चलो खाओ। वो छोटी यार, ये मैं नहीं खाऊंगी। पुलिस को यकीन था कि ऋषभ को किसी औरत ने अगवा किया है, पर क्यों और किसने, ये सवाल अब भी मंडरा रहा था। ऋषभ के अपहरण को 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अपहरणकर्ता की तरफ से अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया था। पुलिस अपहरण की हर वजह तलाश रही थी। अपहरणकर्ता तक पहुंचने में देरी करना ऋषभ की जान को खतरे में डाल सकता था। क्या कर रहा था? देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। ऋषभ का कौन ऋषभ? मैं किसी ऋषभ को नहीं जानती। सुरभि, आप बगा, आप क्या ढूंढ रहे हैं बताइए तो सही। मैडम, बच्चा यहाँ है। मैडम, लेकिन ये ऋषभ नहीं है। ये बच्चा मेरा और संदीप का है। शादीशुदा नहीं हूं, इसलिए इसे अपने साथ नहीं रख सकती।
इसलिए अपनी भाई लता के पास रखा है। मैं उसे इसके खर्चे के पैसे देती हूँ, वो पैसे मुझे संदीप ही देता है। तो ऋषभ के होते हुए संदीप आपको और आपके बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आपने ऋषभ को किडनैप किया। क्या ऋषभ किडनैप हो गया? हुआ नहीं है, आपने करवाया है। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में नहीं किया। मेरा और संदीप का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अच्छा, तो ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, फिर भी आपने उसको कल सुबह और दोपहर को फोन किया था, क्यों? देखिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं और लोकेशन है। जब ऋषभ किडनैप हुआ तब आप उसके घर के पास थी। मैं वहाँ इसलिए गई थी कि संदीप मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा था, वो मुझे इग्नोर कर रहा था मैम। और उसने मेरे बच्चे के खर्चे के पैसे भी देना बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब उसके घर जाकर ही उससे बात करना ठीक होगा, इसलिए मैं वहां गई थी। ए भाई रुको, अरे कहाँ? ओ भाई इस घर में कोई नहीं है, आपको किससे मिलना है? जी वो रेनू अभी भी नीचे गई है और संदीप भाई सब काम पे गए हैं। आप मुझे अपना नाम बता दो, वो लोग आएंगे तो मैं उन्हें बोलूंगी। नहीं ठीक है, थैंक यू। मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऋषभ के साथ कुछ नहीं किया। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन हमारे परमिशन के बगैर शहर से बाहर मत जाइएगा। सुरभि, ये संदीप ने जिनल के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो जिनल के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है संदीप से बदला लेने का, और मेरे ख्याल से उसके लिए उसने ऋषभ को चुना है। मुझे लगता है ये उसने खुद नहीं किया है, किसी और से करवाया है। एक काम करो, ये जिनल की बाई लता, उसकी इंफॉर्मेशन निकालो और रेनू के पड़ोसन से पूछताछ करो, ये जिनल सच बोल रही है झूठ। ये जिनल बोरा के पास कब से काम कर रही है? साहब मेम साहब के यहाँ बाबा पैदा हो गया ना, तब से काम कर रही हूँ। तुम्हारे मेम साहब का एक दोस्त है संदीप, उसका बेटा गायब हुआ है, जानती हो संदीप को? हाँ जानती हूँ ना साहब, एक नंबर का चैप्टर आदमी है। मेम साहब को फंसाया और भाग गया। अच्छा हुआ, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ना साहब। मेम साहब से हमदर्दी है इस वजह से, या पैसों के लिए तुमने ऋषभ को उठाया? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं उठाया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। कल दोपहर में 1 बजे कहाँ थी तुम? सब बाबा के साथ घर पे ही थी। मेरा मोबाइल नंबर दो। हाँ 9822। मैडम, सारिका के मोबाइल का लोकेशन जो जू का दिखाई दे रहा था, वो सी ग्रेड के प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस है, और इंक्वायरी के दरमियान पता चला है कि उस प्रोड्यूसर से सारिका का अफेयर चल रहा है। इसका मतलब है सारिका अपना अफेयर छुपाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है। अच्छा, ये जिनल के बाइक के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, लता के मोबाइल का लोकेशन सौरभ के किडनैपिंग के वक्त लता का घर का ही है, और नीतू के पड़ोसियों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जिनल को संदीप का डोरबेल बजाते वक्त उन्होंने देखा था। सुरभि, या तो हम गलत दिशा में तहकीकात कर रहे हैं, या फिर अब ये संदीप और जिनल अब भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर इन औरतों में से किडनैपिंग की जगह पर कोई नहीं था, तो फिर वो कौन औरत हो सकती है जिसने ऋषभ को किडनैप किया हो? तुम्हारी रगड़ने की वजह से वो मेरे बेटे को उठा के ले गई। देखो मेरी तरफ, देखो, तुम्हें पता है उठाकर ले गई, वो जान से मार के खिचड़े में थे। क्या करेंगे आप? मेरी बात सुनो रेनू, देखो मेरी बात सुनो रेनू, रेनू मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो रेनू। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, सारी गलती मेरी है। ये ऋषभ के अलावा तेरा और एक बेटा है ना? बोल, जिनल से तुम्हारा और एक बेटा है ना? उसका खर्चा भी तू ही उठाता है, तो ये बात छिपाई क्यों हमसे? 2 महीने से मैं अपने सैलून के स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी मैडम। जिनल को कहां से दे पाता मैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, मैं दे नहीं पा रहा था मैडम। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि हमारे बारे में रेनू को सब कुछ बता देगी। मैं क्या करता मैडम? बहुत लंबा रिकॉर्ड है तुम्हारा। ब्लैकमेल और किडनैपिंग के बारे में तो जानते हैं हम, और कुछ है तो बोलो। बोलो, ऋषभ को कैसे उठवाया? बोलो। मुझे मेरे वकील से बात करनी। हाँ, बात तो तुम कर सकती हो, लेकिन ऋषभ के मिलने के बाद, और जो संगीन जुर्म तुमने किया है ना, उसके लिए तो तुम्हारा वकील भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। संदीप,
क्या हुआ? यहाँ मिला मुझे। एक हाथ पैसा दे और दूसरे हाथ अपना बच्चा ले। पैसा कितना और किधर लाना है जल्दी बताएंगे। आप घबराइए मत, उल्टा उसने हमें लीड दी है। अब यही चिट्ठी हमें किडनैपर तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। मैडम एक मिनट जरा, आप लोग यही बैठे। मैडम, मैंने उस बिल्डिंग के विजिटर रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी एंट्री नहीं मिली जिस पर यह शक किया जा सके कि उसने वो चिट्ठी वहां रखी हो। लेकिन हाँ, कमला उस वक्त बिल्डिंग में आई थी काम करने के लिए, लेकिन वो भी उस विंग की तरफ गई नहीं। सुरभि, अगर बाहर का कोई इंसान आया नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि घर के किसी इंसान ने चिट्ठी दरवाजे पर लगाई हो? मैडम, कहीं आपका शक इन दोनों के ऊपर का नहीं? कुछ भी हो सकता है। एक काम करा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाओ, सबके हैंडराइटिंग सैंपल्स लो। ये संदीप, रेनू, जीनल, लता, सारिका, कोई नहीं छूटना चाहिए। ओके मैडम। साहब, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, मुझे लिखना पढ़ना ज्यादा आता नहीं। जितना लिखना आता है उतना लिखो। तो ये हैंडराइटिंग आपको दिए हुए किसी भी सैंपल से मैच नहीं करती। देखिए, जितनी देर होगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सो प्लीज आप दोनों याद करने की कोशिश कीजिए, आपका कभी भी किसी के साथ भी कोई झगड़ा हुआ था या फिर दुश्मनी है? नहीं मैडम, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कि रेनू के पापा की किसी से दुश्मनी हो और उसकी वजह से हमारे बच्चे को। तुम अपनी करतूतों का इल्जाम मेरे पापा पे लगा रहे हो और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे और भूल गए तुम जो कुछ भी हो ना मेरे पापा की वजह से हो। ये तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हो। क्या हो रहा है ये सब? ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। हर एक सेकंड पे खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब आप बताएंगे आपके फादर कहाँ मिलेंगे? क्या ऋषभ किडनैप हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? आपके दामाद का कहना है कि आपकी किसी दुश्मनी की वजह से ऋषभ को किसी ने किडनैप किया है। हमारे बिजनेस में दुश्मनी होती रहती है, मगर वो दुश्मनी हम बिजनेस में ही निकालते हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी के घर वाले को किडनैप करने लगेंगे। ये आपके दामाद के बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में क्या कहना है? जो है सो है, नसीब खोटा है उसका। और आपकी बेटी रेनू, उसके बारे में? रेनू के बारे में तो वो एक अच्छी लड़की है। मैडम, मला एक गोष्ट खूब खटकते है। इतना रईस आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी की शादी संदीप जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ क्यों की? सुबह खटकने वाली बात एक नहीं दो है। एक, ये रेनू के बारे में पूछने के बाद यशवंत इतना बेचैन क्यों हो गया था? और दूसरी, जब रेनू को दरवाजे पर चिट्ठी मिली किडनैपर की, तब संदीप कहाँ था? मैडम, मैंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उस वक्त वो बाथरूम में था। सुबह हो सकता है बेशक चिट्ठी किसी और ने लिखी हो और रेनू ने शॉक होने का नाटक किया हो हम सबको दिखाने के लिए। कुछ तो ऐसा है इस रेनू के बारे में जो हमें पता करना पड़ेगा और इसके लिए हमें उसके पास में झांकना पड़ेगा। एक काम करा सुरभि, ये रेनू के सारे रिश्तेदार, कॉलेज के दोस्त, यशवंत के आजू बाजू रहने वाले सबसे पूछताछ करो। हो सकता है इस किडनैपिंग के तार आज नहीं कुछ साल पहले ही बिछे हो सकता है। पुलिस ने रेनू के पिता के घर में रेनू के बचपन से काम कर रहे स्टाफ से पूछताछ की। उसके कॉलेज में जाकर उसके अतीत को खंगाला, जहां उन्हें रेनू के कॉलेज के दिनों की करीबी दोस्त के बारे में पता चला। और साथ ही कुछ ऐसा भी पता चला जो शायद उन्हें ऋषभ तक पहुंचा सकता था। इस अपहरण के तार वर्तमान से नहीं, अतीत से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आइए मैडम, ये सुरेखा नगरकर, रेनू की कॉलेज टाइम की फ्रेंड। मैम, रेनू लड़की बुरी नहीं थी, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए बस थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती थी। इसके अलावा रेनू के बारे में ऐसा कुछ था जो आपको एब्नॉर्मल लगा? मैम, कॉलेज में रेनू का एक बॉयफ्रेंड था, निखिल सोमन नाम का। निखिल सोमन?
मैम उन दोनों का अफेयर लगभग 2 साल रहा था। उसके बाद अचानक से रेनू कहीं चली गई। निखिल ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैम मुझे कुछ दिन पहले ही रेनू मिली थी। मुझे तो तभी पता चला कि उसकी शादी हो गई है किसी और से। मैम मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में, फिर भी उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। ये निखिल सुमन कहाँ रहता है? मैम कॉलेज के बाद तो हम कभी नहीं मिले, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। माय प्रिंसेस, देखो मैं रेडी हो गई, अब चलते हैं ना पार्क। अरे पहले मैं अपनी प्रिंसेस चलो ना। प्रिंसेस अभी ना बाहर बहुत धूप है, तो हम शाम को जाएंगे। ओके? हाँ अभी जाना है मुझे। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ओके? आप मेरी मम्मा नहीं हो। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। नहीं हो आप मेरी मम्मा। मिसेस रेनू, ये निखिल सोमन कौन है? देखिए मिसेस रेनू, आपके पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऋषभ को ढूंढने के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जो कुछ भी सच सच है वो बताइए। आखिरी बार आप निखिल से कब मिली थी? कुछ महीने पहले। रेनू, 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 मेरा पीछा मत करो प्लीज। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं बचा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? उसका बच्चा मतलब डिग्री खत्म होने से 6 महीने पहले मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, और उस बच्चे का बाप निखिल था। आप निखिल के बच्चे की मां बनने वाली थी और आपने उसे छोड़ दिया। क्यों? कैसे बताओ? बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैं एक आदमी के साथ साथ एक औरत बन के भी रहना चाहता था। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो तुम आगे से इसे नहीं करोगे। Can't promise you anything. Reenu, this is what I am. You have to accept me like this. आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम समझे? Reenu, मेरी बात तो सुनो। उस दिन के बाद से मैं निखिल से कभी नहीं मिली, मैंने उसकी तरफ कभी पलट के नहीं देखा। लेकिन मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे पापा को पता लग गई थी। उन्होंने मेरी डिलीवरी अपने दोस्त के हॉस्पिटल में करवाई थी, वहीं पे मैंने बच्चे को जन्म दिया था। मतलब निखिल उसी बच्चे को ढूंढ रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मेरे पापा ने खुद मुझे बताया था कि मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। तो क्या ये बात आपने निखिल को बताई थी? जितना चाहे उतना छुपा लो, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, समझी? तो डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हुई थी? MY किड्स हॉस्पिटल। क्या बच्चा वाकई मरा हुआ पैदा हुआ था? लड़की पैदा हुई थी रेनू को। मैंने अपने एक एम्प्लॉय के पास उसे छोड़ दिया। उसे बच्चे नहीं थे और पैसों की भी जरूरत थी। रिया नाम है उस लड़की का। वो एम्प्लॉय कहाँ रहता है? रिया कहाँ है? मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? मैम वो रिया, मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? मैडम वो 3 महीने पहले किडनैप होगी मैडम। क्या? तो बच्ची की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी पुलिस में? नहीं मैडम। बच्ची किडनैप होती हो, तुम लोग पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं लिखवाते हो। यशवंत को बताया था? यशवंत साहब हमें बच्ची पालने के पैसे दे रहे थे, अगर बताते तो पैसे आने बंद हो जाते। कमाई का एक ही जरिया था मैडम। बच्चा किडनैप होते हुए देखा था किसी ने? हाँ मैडम, मैंने देखा था। किसने उठाया था? आदमी था, औरत थी? मैडम वो किन्नर था, उसने साड़ी पहनी हुई थी। निखिल और किन्नर के बीच क्या कनेक्शन है? सुनो एक काम करो, रेनू के कॉलेज जाओ,
और निखिल के एडमिशन फॉर्म से उसका फोटो लेकर आ। ओके मैम। मैडम एडमिशन रिकॉर्ड से ये फोटो मिली है, लेकिन इसमें तो ये काफी छोटा लग रहा है और अब तक तो शायद इसका हुलिया भी चेंज हुआ होगा। सुबह एक काम करा, ये स्केच आर्टिस्ट को बोलकर इस लड़के के फोटो से 32 साल के आदमी का स्केच बना और दूसरे स्केच में उसी को औरत बना। ओके मैडम। अरे माधव सुनो, इस फोटो में जो इंसान है उसके तुझे 2 स्केच बनाने, एक ये 32 साल का होगा जब कैसे दिखाई देगा वैसा, और दूसरा औरत के ड्रेस में। मैडम स्केच रेडी हो गया। सूर्य, इसे हर जगह सर्कुलेट करो, और हाँ ये रेनू और शोभा को भी दिखाओ। ये निखिल ही है। निखिल? ये निखिल है कौन? और इंस्पेक्टर साहब आप ये स्केच आप मेरी पत्नी को क्यों दिखा रहे हैं? नहीं मैडम, ये वो किन्नर नहीं है। सुरभि, ये निखिल को औरत बनने का शौक है, लेकिन वो किन्नर नहीं है। और इस तरह के लोग जब रास्ते पे आते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक होता है। हो सकता है उसके इसी शौक की वजह से उसका किसी के साथ पंगा हुआ हो और पुलिस में कोई केस दर्ज हुआ हो। एक काम करो, सारे स्टेशन में अलर्ट करवा दो। इस तरीके का कोई भी केस अगर दर्ज हुआ है तो हमें डिटेल्स भेजिए। ओके। निखिल की जानकारी के साथ पुलिस की रिया और ऋषभ को बचाने की उम्मीद बढ़ चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि दोनों अपहरण निखिल ने ही किए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। निखिल के पास तो सिर्फ रिया थी, तो फिर ऋषभ कहां था? क्या रिया और ऋषभ की किडनैपिंग अलग अलग थी, या निखिल और उस किन्नर में भी कोई कनेक्शन था? और तभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक पुलिस स्टेशन से निखिल के खिलाफ दर्ज हुए एक केस से उसके बारे में कुछ और जानकारी मिली। मैडम, मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज है, और जिसमें उस पर आरोप है कि औरत के भेष में उसने पब्लिक प्लेस में झगड़ा भी किया और मारपीट भी की। गुड, फाइनली हमारे हाथ लग ही गया। ये एड्रेस क्या लिखा है कंप्लेंट में उसका? सॉरी, आपको मामा की बात सुननी चाहिए ना। ये पानी पानी पियो। गुड गर्ल, प्रिंसेस, आप मम्मा की बात सुनोगे ना? बेटी, कोई आया है दरवाजे पे। हाँ, मैं देख के आती हूँ। तब तक तुम यहाँ रेस्ट करो, रेस्ट करो। गुड आफ्टरनून मैडम, हमारे कंपनी ने छोटे बच्चों के लिए साबुन लॉन्च किया, आप देखना चाहिए मैडम। बच्चों के लिए है ना? आइए अंदर आइए। क्या कर रहे हैं? ऑफिसर, ऑफिसर, लीव मी अलोन। ऑफिसर, क्या कर रहे हैं आप? यू आर हर्टिंग मी, कम ऑन, लीव मी। डरो मत बेटा, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी है रिया। रिया तो मिल गई है, अब ये बता ऋषभ कहाँ है? बता। पटेल, आज होगा। ओके मैडम। कौन कौन ऋषभ? रिया मेरी बेटी है साहब। हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगा, ले चलो इसको। मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा ना। हाथ खोलिए ना मैडम। चल तो, ये मेरी बेटी है। चल चल, डरो नहीं, डरो नहीं, हम है ना। चल, देखो हम जानते हैं कि तुमने ही ऋषभ को अगवा करवाया है, तो अगर बेटी चाहिए तो बताओ ऋषभ कहाँ है? ऋषभ मेरे पास नहीं है, वो बबीता के पास है। कौन बबीता? बबीता एक किन्नर है। बबीता कितनी रोती है रे तू। मैंने कहा ना पैसे दूंगी मैंने जबान दी है, पर पहले मेरी बेटी लाके दे मुझे, उसके बाद ऐसी पार्टी बताऊंगी कि जन्म भर यहाँ बैठ के खा पाएगी। देगी। डन। बबीता ने मुझे मेरी बेटी लाके दी थी, रिया। इसी के बदले में मैंने उसे रेणु के बेटे ऋषभ को उठवाने का आइडिया दिया। और तूने ये सब इसलिए किया ताकि तू रेणु से बदला ले सके? सिर्फ रेणु से नहीं, उसके बाप से भी।
मेरी बेटी छीनी थी उसने मुझसे, इसलिए मैंने। चल बबीता का एड्रेस बोल अभी। पाटिल रहा थोड़ा। पुलिस को बबीता के ठिकाने से ऋषभ मिल गया, लेकिन पुलिस ने बबीता को भी ढूंढ निकाला और आज वो सलाखों के पीछे है। निखिल को भी अपहरण की साजिश और बबीता को उकसाने के लिए सजा हुई। और सबसे सुकून की बात तो यह है कि संदीप ने रिया को अपना लिया और एक ऐसे स्याह अतीत का अंत हुआ जिसने वर्तमान की जड़ें हिला दी थी। किसी के किए की सजा किसी और को मिली और ऋषभ बेवजह गेहूं में घुन की तरह पिसकर अपने बोलने की क्षमता किसी अनजान वजह से खो बैठा। रिश्तों का बनना बिगड़ना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, इसलिए रिश्तों का चुनाव बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि कब अतीत वर्तमान में आकर खड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता और जिसका अंजाम कई बार बहुत महंगा हो सकता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।